नमस्कार। आज हमारी जो कक्षा है उसमें हम बात करेंगे नाटक के तत्वों के विषय में। इससे पहले आपने नाटक की परिभाषा, उसका उद्भव और विकास समझ लिया होगा। आज हम बात करेंगे नाटक के तत्वों की। और मैं आपको बता दूं, अक्सर हम कक्षा में बात भी करते हैं कि कोई भी विधा पढ़ने में जो साहित्य का विद्यार्थी है वो और दूसरी जो संकाय हैं उनके विद्यार्थियों में अंतर होना चाहिए। कोई उपन्यास, कहानी, नाटक या कविता को पढ़ने का जो तरीका है वो एक साहित्य के विद्यार्थी का अलग होता है। और वो कैसे अलग होता है, इस पर अक्सर हम अपनी क्लास में चर्चा करते हैं, क्योंकि साहित्य का जो विद्यार्थी है वो समीक्षात्मक दृष्टि से उसको देखता है। वो केवल मनोरंजन के लिए उसको नहीं पढ़ता, वो उसकी भाषा को भी देखता है, उसमें किस उद्देश्य से रचनाकार ने वह रचना लिखी है यह देखता है। और इसके साथ ही वो उसके अन्य तत्वों पर भी बात करता है। तो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा था, बीए के अंतर्गत उपन्यास और कहानी के तत्व आपने पढ़े होंगे। अब हम नाटक के तत्वों की बात करेंगे कि नाटक की समीक्षा करने के लिए, नाटक को समझने के लिए, जानने के लिए कौन से तत्व अनिवार्य हैं, किन तत्वों को दृष्टिगत रख कर हम नाटक को भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी रचना का सही मूल्यांकन अगर करना है तो उसके तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम वही बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय है नाटक के तत्व। मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। नाटक और एकांकी लगभग वैसे ही हैं जैसे उपन्यास और कहानी। तो इनमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एकांकी आजकल पाश्चात्य प्रभाव उस पर हम देखते हैं और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन जब हम बात तत्वों की करते हैं तो दोनों के तत्व समान ही हैं, क्योंकि दोनों ही मंचीय विधा है, दोनों ही दृश्य विधा है। तो इसलिए जब आपसे एकांकी के तत्व पूछे जाएं तो उसके लिए आपको नाटक के ही तत्वों को ध्यान में रखना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक है। और नाटक के अर्थ, परिभाषा, उद्भव एवं विकास को समझने के पश्चात हम तत्वों को समझेंगे। आज की अपनी इस कक्षा में नाटक एवं एकांकी लगभग समान विधाएं हैं, इसलिए पाठ्यक्रम के अनुसार दोनों ही के तत्वों पर हम यहाँ विचार करेंगे। आपके समक्ष अभी हैं नाटक के तत्व। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के तत्व अलग अलग माने हैं। देखिए, हमने जब नाटक के उद्भव की बात की थी तब आपसे मैंने जिक्र किया था नाट्य शास्त्र का। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, हम इसको नाटक का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। वहाँ हमने बात की थी कि किस तरह से जो देवता थे, उन्होंने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया है कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी बात का विवेचन करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार जो देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हमें मनोविनोद का कोई ऐसा साधन बताइए जिससे कि सबका मनोरंजन हो सके। ये कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई थी और मैं दोहरा रही हूँ ताकि आप इन तत्वों को और अच्छे से समझ सकें। तो ब्रह्मा जी ने इस पर विचार किया और उन्होंने चारों वेदों को बुलाया। उनकी सहायता से उन्होंने नाटक की रचना की और इसे नाम दिया पंचम वेद। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से नाट्य और अथर्ववेद से रस लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चारों वेद से चार चीजें ली, तो उससे आपको समझ में आएगा कि नाटक में ये चार चीजें तो होती ही होती हैं। इसमें पहला हमने कहा ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से नाट्य और अथर्ववेद से रस। तो इससे नाटक में संवाद, गान, नाट्य और रस प्रधान तत्व हैं। ये बात हमें समझ में आती है। साथ ही नाटक जो है कथा साहित्य का एक अंग है, इसलिए इसमें कथानक भी होता है और उस कथानक को आगे बढ़ाने वाले पात्र भी होते हैं। इसमें हम कथानक के वर्णन की रीति भी उपन्यास कहानी से भिन्न होती है। इसमें कथानक के वर्णन का जो तरीका होता है वो उपन्यास और कहानी से अलग होता है। इसमें लेकिन आप देखेंगे कि नाटकीय कथा वस्तु और उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है उसमें तत्व जो है लगभग समान ही होते हैं।
तो भारतीय आचार्य ने नाटक के 3 तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस। जैसा कि हमने बताया आपको, वस्तु से मतलब है कथा वस्तु, नेता से अभिप्राय है नायक, और रस जो किसी भी रचना का केंद्रीय रस है, केंद्रीय भाव है, किस भाव पर वो रचना लिखी गई है। तो भारतीय जो आचार्य हैं उन्होंने 3 तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस। और पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने इन तत्वों की संख्या 6 मानी है। इसमें है कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और भाषा एवं शैली। तो ये 6 तत्व आपके सामने हैं। और देवेंद्र राज अंकुर का चित्र और उनकी इस पुस्तक का चित्र भी मैंने पिछली कक्षा में आपके साथ साझा किया था, आप यहाँ दोबारा देखिएगा। कभी आपको अवसर मिले, नाट्य में आपकी रुचि जागृत हो, तो आप इस तरह की पुस्तक जरूर पढ़ें। तो इस तरह हमारे समक्ष हैं पाश्चात्य विद्वानों के माने गए जो 6 तत्व हैं वो भी हैं। और ये 6 तत्व आप कहानी और उपन्यास में भी पढ़ते हैं। उपन्यास की समीक्षा करनी होती है तब भी हम इन्हीं 6 तत्वों को आधार बनाते हैं, कहानी की समीक्षा में भी इन्हीं को आधार बनाते हैं, इस तरह से। लेकिन कुछ बातें हैं जो नाटक को, जैसा कि मैंने कहा कि कथा वस्तु उसकी उपन्यास और कहानी से अलग होती है, तो वो उसको अलग बनाती है, और वो कुछ तत्व इसमें आगे और हम जोड़कर आपको समझाएंगे। तो सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये तत्व भारतीय तत्वों में ही समाहित हो जाते हैं। जो 6 तत्व पाश्चात्य विद्वानों के मैंने बताए, उनको अगर हम बारीकी से देखें तो वो वस्तु, नेता और रस में ही आ जाते हैं। भारतीय आचार्यों ने अभिनय को भी एक तत्व माना है, जिसका मैंने उल्लेख किया कि क्योंकि कथा वस्तु अलग होती है, मंचीय विधा है, इसका मंचन होता है, तो अभिनय भी इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। यूरोप में रस के स्थान पर उद्देश्य को प्रमुख माना है, किंतु भारतीय नाट्यशास्त्र में रस को नाटक का प्राण माना है। अन्य साहित्य विधाओं के समान नाटक पर भी पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा है। आधुनिक नाटकों में पाश्चात्य तत्वों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। कुछ तत्व आधुनिक नाटक जो हैं उनमें वो परंपरागत रूप नाटक का हम नहीं देखते जो प्राचीन अपने संस्कृत नाटकों में या प्राचीन हिंदी नाटकों में हमें मिलता है। तो जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने उल्लेख किया है, जिन तरीकों का, जिस शैलियों का, वो अब हमें थोड़ी कम नजर आती हैं। उनका अनुसरण जो आधुनिक नाटककार हैं वो नहीं करते हैं। तो भारतीय आचार्यों के अनुसार जिन तत्वों का हमने उल्लेख किया है, आज हम पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो है कथा वस्तु की, अर्थात कहानी। चाहे वो नाटक की हो, चाहे उपन्यास की हो, चाहे वो कहानी की हो, पूरी कहानी किस तरह से चलती है, तो कथा वस्तु क्या है ना। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, जो प्रमुख बिंदु हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो है वस्तु अर्थात कथा वस्तु। दूसरा है नेता। नेता से अभिप्राय है नायक। तो भारतीय आचार्यों ने नायक का अनेक गुणों से युक्त होना आवश्यक माना है। और वो कहते हैं कि नायक जैसे गुण होने चाहिए, अनेक गुणों से युक्त जो है वो अभिनेता। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो होता है और विलन होता है, तो हीरो में एक अलग गुण होते हैं, विलन के अलग गुण होते हैं। तो जो पटकथा लिखी जाती है वो नाटक के समान ही होती है। उसमें अनेक गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है उसी को अभिनेता या नायक माना जाता है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी अपनी कथा वस्तु चलती है। तो आचार्यों ने माना है कि अनेक गुणों से युक्त होगा वही अभिनेता होगा, वही नायक होगा। और इसलिए उन्होंने 4 भेद नायक के किए हैं, जिसमें धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। इस तरह से 4 भेद भारतीय आचार्यों ने नायक के माने हैं। एक बार और सुनकर आप नोट कर लीजिए, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये 4 जो है नायक के भेद हैं। अन्य पात्रों में नायिका होगी, उपनायक होगा, विदूषक होगा। ये इस तरह से पात्र योजना इसकी
की जाती है। तीसरा हमारा जो तत्व है वो है रस। भारतीय नाट्य शास्त्र में रस को नाटक का सर्व प्रमुख तत्व माना है। जब अभिनेताओं के कुशल अभिनय से दर्शकों की वृत्तियां स्व पर की भावना से मुक्त हो, नाटक रचना से मूल भाव के साथ एक तान हो जाती हैं, तब इस प्रक्रिया को साधारणीकरण की संज्ञा दी जाती है। अर्थात आप रामलीला देख रहे हैं, राम और सीता के साथ आप अपना तादात्म्य कर लेते हैं। आपको राम में आप अपने आप को देखने लगते हैं, सीता में आप अपने आप को देखने लगते हैं और आप भावुक हो जाते हैं। भावुक क्षणों में, हर्ष के क्षणों में आप हर्षित होते हैं, दुख के क्षणों में आपके आंसू बहते हैं। तो ये एक तरह से एक तान हो जाना होता है कि आप एक दर्शक के रूप में उस नाटक से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि आपका साधारणीकरण हो जाता है। तो रस यह काम करता है। साधारणीकरण के जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसी का नाम रस है। भारतीय नाट्य शास्त्र में नाट्य रचना का उद्देश्य यह रसानुभूति ही है। तो देखिए ये एक अलग विषय है, इसको आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे रस का काम क्या है, रस क्या करता है, इसको हमने समझा है कि वो साधारणीकरण का काम करता है रस, और मनुष्य जो है वो जो पात्र हैं उनके साथ तादात्म्य स्थापित करता है, उनमें एकतान हो जाता है। तो वस्तु, नेता और रस, ये एक चित्र है आपके समक्ष नाट्य मंचन का। चौथा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है अभिनय, जिसके हमने बात की थी कि अभिनय ही है जो नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करता है। तो नाटक के अंतर्गत पात्रों द्वारा जो मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जो हाव भाव होते हैं, जिन माध्यमों से नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, वह अभिनय है। और ये 4 प्रकार का होता है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अंगों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से और वस्त्रादि के माध्यम से। तो इस तरह से जो आपके अभिनय है वो 4 प्रकार का है, और नाटक की जो सफलता है वो कुशल अभिनय पर ही निर्भर करती है। अर्थात अभिनय जो है वो नाटक का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद 5वां भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। तो 5वां जो तत्व है वो है वृत्तियां। कई आचार्यों ने नाटक की मूल प्रकृति को, किस प्रकृति पर आधारित नाटक है उसको वृत्ति कहा है। तो वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं, आप अपने समक्ष इनको देख सकते हैं। हास्य, गीत, नृत्य प्रधान जो नाटक है उनमें कैशिकी वृत्ति होगी। शौर्य, दान आदि भावों पर आधारित नाटक है उसको सारवती वृत्ति कहेंगे। और मोह माया, क्रोध, संघर्ष आदि से जो युक्त नाटक है वो आर्भटी वृत्ति। और स्त्री पात्र विहीन केवल पुरुषों पर ही आधारित अगर नाटक है तो उसको भारतीय वृत्ति। इस तरह से ये सब जगह नहीं है, लेकिन कुछ आचार्यों ने इस 5वें तत्व को भी इसमें शामिल किया है और इसका नाम दिया है वृत्ति। तो इस तरह से नाटक के जो तत्व हैं वो आप समझ सकते हैं। और आज हमने सिर्फ उल्लेख किया है भारतीय आचार्यों के अनुसार जो नाटक के तत्व बताए गए, जिनमें प्रधान जो तत्व हैं वो वस्तु, नेता और रस हैं। कुछ आचार्यों ने अभिनय को भी उसमें शामिल किया है, और अन्य आचार्यों ने 5वां तत्व वृत्तियां भी इसमें शामिल किया है। तो इस तरह से आपको मुख्य रूप से इनको देखना होगा। कई बार प्रश्न आपके इस तरह से पूछ लिया जाता है कि नाटक की परिभाषा लिखते हुए नाटक के तत्वों का उल्लेख कीजिए, या कई बार क्या अक्सर मतलब पूछ ही लिया जाता है इस तरह का प्रश्न, तो जो पाठ्यक्रम में आपके नाटक शामिल हैं कि नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की समीक्षा कीजिए। जैसे कोणार्क आपके द्वितीय वर्ष में है, और एमए के पाठ्यक्रम में तो बहुत सारे, पूरा पेपर ही नाटक का है। तो जो नाटक उसमें लगे हुए हैं तो उन नाटकों से संबंधित जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें यही होता है कि नाटक के तत्वों के आधार पर आप अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। तो आपको
प्रधान रूप से जो प्रचलन में है वस्तु, नेता और रस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो पाश्चात्य तत्व जो माने गए हैं वो इनमें समाहित हो जाते हैं। तो जब हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो मुख्य रूप से हमारे यही जो प्रधान तत्व हैं, जिसमें 6 तत्वों की हमने बात की और 7वां हम अभिनय जोड़ेंगे, जिसकी हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो इन तत्वों को मिला के जो 7 तत्व हम मानेंगे उनको मिला के ही हम उनकी समीक्षा करेंगे। तो कोणार्क नाटक है तो उसकी समीक्षा आपको करनी होगी, तो आपको यही 7 तत्व अपने इसमें शामिल करने हैं। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए नाटक को पढ़ना है और उसी के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कई बार अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि नाटक की भाषा शैली पर आप लेख लिखिए, है ना। तो एक अलग तत्व हो गया, नाटक के अभिनय पक्ष को लेकर आप लेख लिखिए। तो आपको सिर्फ अभिनय पे बात करनी होगी, आपको उदाहरण उससे नाटकों से लेने होंगे, याद रखने होंगे उनको पढ़ते वक्त। इसीलिए हर बार मैं जोर देकर यह बात कहती हूँ कि आपके पढ़ने में और अन्य जो विधाओं के विद्यार्थी है या सामान्य लोग अगर किसी साहित्यिक विधा को पढ़ते हैं तो उसमें यही अंतर होता है कि साहित्य का विद्यार्थी उस विधा को इन तत्वों के आधार पर देखता है। वो देखता है कि इसकी कथा वस्तु रोचक है कि नहीं है, इसकी कथा वस्तु में संगठन है कि नहीं है, पात्र कितने हैं, कहीं मुख्य पात्र कितने हैं, गौण पात्र कितने हैं, किस रस पर आधारित रचना है या किस भाव पर आधारित रचना है, इस रचना का उद्देश्य क्या है, किस देश काल और वातावरण की है, किस तरह की भाषा शैली इसमें लिखी गई है। तो इन सारे तत्वों को ध्यान में रखकर हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो हम उसका आनंद और अधिक ले पाते हैं, उसकी समीक्षा कर पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं। तो आगे से आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ें तो पहली बार हो सकता है आप मनोरंजन के लिए पढ़ें, लेकिन अगली बार जब उसको पढ़ें तो आप इन तत्वों को ध्यान में जरूर रखें। और अभी भी आप लोग अपने नाटक वगैरह पढ़ेंगे, कहानी उपन्यास पढ़ेंगे, तो आप उनके तत्वों को दृष्टिगत रखकर पढ़ेंगे तो आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगली कक्षा में हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो तत्व बताए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।